दिस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय educative.io जो कि एक कमाल की वेबसाइट है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। यहाँ पे आपको हर तरीके के कोर्सेज मिलेंगे। आपको AWS का कोर्स मिलेगा, आपको मशीन लर्निंग के कोर्स मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डॉकर कैसे चलता है। तो मेरे को सबसे बढ़िया जो इस वेबसाइट की बात लगती है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज वेल रिटन एंड वेल आर्टिकुलेटेड। आपको यहाँ पे इंडेक्स दिख जाएगी और यहाँ पे आपको सब कुछ, यहाँ पे आपको कोड लिखना है, आप यहाँ पे अच्छे से कोड पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। यहाँ पे HTML लिखा, CSS लिखा और यहीं पे आउटपुट। आपको कहीं इधर उधर इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो काफी प्रोडक्टिव लर्निंग होती है इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे जैसे HTML CSS का है, वैसे ही इनके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी कोर्स है, जो कि आपके पास सॉल्यूशंस भी आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे कैसे डीपी बिल्ड हो रही है वो भी आगे पीछे जाके देख सकते हो, हर स्टेप पे कैसे चल रहा है। बहुत तरीके के लर्निंग पाथ्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पाइथन फॉर प्रोग्रामर्स है, मशीन लर्निंग के लिए है, C++ के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो और भी लर्निंग पाथ्स हैं। अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ, आप देख सकते हो 15 घंटे 211 लेसन है इसमें। और ये जैसे रोड टू रिएक्ट है, इसमें हुक्स बताएंगे आपको और हर मॉड्यूल में बहुत सारे आपके सब सेक्शंस हैं। वैसे मशीन लर्निंग की बात करूँ तो मशीन लर्निंग में भी इनके पास बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं। एक एक मॉड्यूल वाइज स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आपको सारे कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एजुकेटिव अनलिमिटेड ले सकते हो, जहाँ पे आपको बस एक बार पे करनी है एनुअल में प्लान या मंथली प्लान में। और उसके बाद फिर आपको सारे कोर्सेज इस वेबसाइट के फ्री में एक्सेस मिल जाएगी। और इस पे आप देख सकते हो 40% है ही और एडिशनल 10% अप्लाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे $119 है, लेकिन क्योंकि आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा तो ये 119 से भी कम होकर $107 हो जाएगा। So to check this out and enjoy the service, video description में लिंक देख सकते हैं and you will get additional 10% discount. Alright, hey everyone, this is me Rachit and एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं तस्नीम कोशर। Congratulations तस्नीम, अभी अभी गूगल समर ऑफ थैंक कोड यू उसका भैया। क्लियर हुआ है और अभी शी इज वर्किंग ऑन इट। और इस वीडियो में हम उसी बारे में बात कर रहे होंगे, गूगल समर ऑफ कोड ऑल्सो ऑन ओपन सोर्स, बिकॉज गूगल समर ऑफ कोड ओपन सोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो क्या होता है ये, कैसे होता है, ये सारी चीजों में हम धीरे धीरे बात करेंगे तस्नीम के साथ। तो तस्नीम, कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस वंस? Yes, sure, Bhaiya. First of all, thank you, Bhaiya. And hello, everyone. This is Tasneem Kaushar. I am a second year CSE student at NIT Silchar. I am from Bihar and I get selected for GSOC 2021 and I will be working for Chromium organization in their project Puppeteer. वेरी नाइस। तो मैं तस्नीम से शायद लास्ट ईयर जब मैं सिलचर आया था तो मैं इससे मिला भी था। Yes, सेकेंड Bhaiya. ईयर में जीसॉक करना बहुत बड़ी बात होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। धीरे धीरे इंडिया में जीसॉक को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है और स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। Yes, Bhaiya. ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में था तो गूगल समर ऑफ कोड, मेरे को ये सब सुना था मैंने, बट मैं कभी अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि ऐसे जब मैं देखता था या ऑनलाइन कुछ देख रहा हूँ या सीनियर से पूछ रहा हूँ तो इतनी हेल्प मिलती नहीं थी, या फिर एकदम ऐसा होता था कि डेवलपमेंट तो आती है लेकिन यार करना क्या है एग्जैक्टली, मतलब वो चीजें समझ नहीं आती थी। तो इसीलिए मतलब मुझे ये लगता है कि इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी बच्चा हो जिसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता यार कि क्या प्रोसेस है और कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ लोगों को भी ये हेल्प मिल पाए तो काफी बेटर होगा। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसमें पोटेंशियल है और इस वीडियो के थ्रू अगर उसको चीजें थोड़ी अनलॉक होती है और एक स्टेप वो आगे ले पाता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो वही मेरा इस वीडियो से एम है। तो शुरू करते हैं। और पहला सवाल जो है, तस्नीम, तो तुम क्या अपनी एक बार जर्नी बता सकती हो जीसॉ को लेके, कैसे तुमने शुरू करा और कैसे, मतलब अगर अगर तुम्हें बच्चों को कुछ टिप्स भी देनी है तो फिर तुम क्या एडवाइस दोगी? यस भैया, श्योर भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे कॉलेज में एक सीनियर्स एडवाइस तो देते हैं बहुत ज्यादा, और वो इंटरेक्टिव माहौल भी है। तो फिर ओपन सोर्स को लेकर एक सेशन हुआ था मौजिला की तरफ से, तो मैं उस सेशन में गई। मुझे वहां से ओपन सोर्स में इंटरेस्ट आया, उसके बाद मैंने जीसॉक स्टार्ट करा। सो मैंने वहां से ओपन सोर्स देखा कि क्या होता है, तो उस दिन के बाद मैं खुद से सर्च करती थी कि ओपन सोर्स क्या है, कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। देन आई केम अक्रॉस कि ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स होती है लाइक जीसॉक। सो मैंने ओपन सोर्स से स्टार्ट करा। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी फॉसेशिया, जो जीसॉक में काफी बार सेलेक्ट हो चुकी है। सो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में सोचा कंट्रीब्यूट करती हूँ, बट इट वाज टफ क्योंकि मेरी टेक्निकल स्टैक उस वक्त बिल्ड नहीं हुई थी। बट मैंने ट्राई करा कि स्टार्ट कर देती हूँ, ऑन द प्रोसेस डेवलप कर जाऊंगी। तो फिर मैंने कुछ पीआर्स दिए बट वो एक्सेप्ट नहीं हुए। सो before my GSOC 2021, I have just one successful PR in MinMath organization, which is really small because it's just updating a link. So this is it. And then from जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मैंने डिसाइड कर लिया कि GSOC में ट्राई तो करना है। तो जनवरी से ही मैंने
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखना स्टार्ट किया। जनवरी लाइक क्या होता है ना, जीसॉक में 2 फेजेज़ होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटोर्स की सिलेक्शन होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होती है, फिर स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने प्रपोज़ल लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। तो जनवरी से मैंने प्रीवियस ईयर के ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोज़ली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैंने चेक करा कि कौन-सी ऑर्गेनाइजेशन मेरे टेक स्टैक को सैटिस्फाई करती है, और फिर टूल्स क्या-क्या यूज़ होते हैं, या टूल्स पे आती हूँ। टूल्स पे क्या होता है ना, बच्चे जो है ना, देखते हैं कि टूल्स यूज़ हो रही है और बच्चे भाग जाते हैं। सोचते हैं ये तो मेरे टेक स्टैक में ही नहीं है। टूल्स किसी के टेक स्टैक में नहीं आती, वो आपको ऑन द वे सीखना होता है। टूल सीखने में मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं, आप सीख जाते हो। तो मैंने टूल्स को एकदम असाइड कर दिया कि वो मैं सीख ही जाऊँगी। मेरे टेक स्टैक में पहले देखती हूँ कि क्या-क्या है। ऑर्गेनाइजेशन सर्च किया, तो फिर उसके बाद मैंने अराउंड 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किए गए थे मार्च 10th 2021 को। सो मैंने 30 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बना ली। फिर उन 30 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस पिक किए, ओपेनविस्प, बेंचराउट्स एंड माय ऑर्गेनाइजेशन क्रोमियम। मैंने क्रोमियम से स्टार्ट किया लिखना। मैंने 15th मार्च से अपने प्रपोज़ल लिखना स्टार्ट कर दिया था। सो लिखते-लिखते मेरे 25th मार्च हो चुके हैं। तो मुझे लगा अब तो टाइम नहीं बचा है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो एक के लिए ही जाते हैं, नेक्स्ट ईयर बाकी के लिए भी ट्राई कर लूँगी। सो 25th मार्च, 27th मार्च को मैंने ड्राफ्ट अपनी सबमिट की। सब ड्राफ्ट सबमिट करना होता है जीसॉक में कि आपके मेंटर आपके ड्राफ्ट पे रिव्यू करते हैं। आपने सोचा कि हाँ, मैंने तो प्रपोज़ल बना लिया, सबमिट कर दिया। आपने जिस व्यू से देखा, मेंटोर्स के कुछ अलग व्यू भी हो सकते हैं। उनको लगेगा कि हाँ, ये प्रपोज़ल काफ़ी सही है, बट बच्चे को ये भी इंक्लूड करना चाहिए। सो रिव्यू पीरियड में क्या होता है, ये मेनली मार्च 27 से अप्रैल 13 तक चला। ये हुँ। मेंटर अपने सजेशंस देते हैं। इनफैक्ट लिंक्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप इस लिंक्स में जाकर के ये पर्टिकुलर चीज़ सीखो और उसको भी मेंशन करो। सो आप मेंटर से बहुत अच्छे से बातचीत करते हो। फिर आप 13th अप्रैल को प्रपोज़ल सबमिट हुआ, फिर 17th मई को मेरे रिजल्ट आए, एंड देन लाइक आई एंटर्ड दिस जीसॉक। कांग्रेचुलेशंस। और तो तुमने कहा मतलब तुम तो एकदम जैसे स्कूल में बहुत ओबीडिएंट बच्चे होते हैं, एकदम उस तरीके से चली। तुमको सबमिट करना था अप्रैल में, तुमने शुरू कर दिया 15 मार्च से लिखना, और तुम उसमें भी कह रही हो यस 25 भैया। मार्च में जाके खत्म हुआ। मतलब मेरे को नो भैया, अगर लाइक अप्रैल पे मुझे लगा सबमिट करना है काफ़ी नहीं अच्छी बात है। प्लान्ड ही चलना चाहिए, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और मेरा यस नहीं हुआ। भैया। तो तो मतलब तुमने कहा कि जनवरी में तुमने मन बनाया और तुमने देखना ऑब्जर्व करना चालू करा कि तुम्हारा टेक स्टैक जो है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से कौन-सी ऑर्गनाइजेशंस हैं जो कंसिस्टेंटली यस भैया। सिलेक्ट हो रही हैं। तो तुम कह रहे हो यस कि भैया। इसमें जीसॉक प्रोग्राम जो है ओपन सोर्स के लिए तो बना है, लेकिन इसमें थोड़े डिफरेंट फेजेज़ हैं। पहले तो कंपनियाँ सिलेक्ट होती हैं जो जीसॉक का पार्ट होंगी, और फिर वो कंपनियाँ सिलेक्ट करती हैं बच्चों को, जैसे तुम सिलेक्ट हुई हो क्रोमियम में। तो पहले क्रोमियम यस सिलेक्ट हुई भैया। थी जीसॉक में, उसके बाद फिर यस क्रोमियम भैया। ने सिलेक्ट करे बच्चे जो उसको जीसॉक के लिए मतलब जीसॉक प्रोग्राम में रखने थे, करेक्ट? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ठीक है। तो अब तुमने एक चीज़ बताओ, जब प्रपोज़ल अप्रैल में लिखना था और तुमने मार्च से लिखना शुरू किया, तो क्या तुमने मतलब ऐसा है क्या कि प्रपोज़ल मल्टीपल कंपनीज़ में भी सबमिट कर सकते हैं? क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। Uh, yes, per student there is a rule कि एक स्टूडेंट 3 प्रपोजल सबमिट कर सकता है, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स होती है, कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तो मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स भी आ जाती है। तो एक बच्चा 3 सबमिट कर सकता है, वो 3 अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकता है। तो लेकिन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपने एक प्रपोज़ल लिखा है तो वो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आप अपने प्रपोज़ल में आप ये बताते हो कि वो जो प्रोजेक्ट है, उसको कैसे आप अप्रोच करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके क्या-क्या अप्रोचेज़ होते हैं, तो वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग होती है। सो एक प्रपोज़ल नहीं कर सकते हो, बट या आप 3 प्रपोज़ल सबमिट कर सकते हो, 3 डिफरेंट प्रपोज़ल्स। तो तुमने कितने प्रपोज़ल्स बनाए थे? भैया मैंने एक ही बनाया, मुझे लगा कि लाइक मैं 3 कवर करूँगी, बट मैंने जब देखा कि शॉर्टेज हो रहा है, तो मुझे लगा शायद मैं न्यू कमर हूँ इसलिए नहीं कर पाई, तो एक ही सबमिट करती हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर बाकी 2 जो ऑर्गनाइज़ेशन समझा है थोड़ा-सा भी, उनके लिए नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी। तो जब तुम मार्च में ये सब लिख रही थी, तो उसके पहले क्रोमियम टीम में तुम्हारी ऑलरेडी किसी से बात चल रही थी क्या? कोई मेंटर था? यस भैया, लाइक मेरे प्रोजेक्ट में हर एक प्रोजेक्ट के अलग-अलग मेंटर्स होते हैं। सो तो मेरे प्रोजेक्ट में फाइनेंस, सो दैट आवाज़ इज़ कट माय हो मेन गई, मेंटर एंड दैट आवाज़ इज़ कट द हो गई। ऑप्शनल वन। फिर से बोलना पड़ेगा तुमको। हेलो भैया।
एम आई ऑडिबल? अभी ऑडिबल हूँ क्या? हाँ, हाँ, अब सही है। हेलो? हाँ। सो पर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी पर प्रोजेक्ट मेंटोर्स सेलेक्ट होते हैं। सो मेरे प्रोजेक्ट के लिए 2 मेंटोर्स हैं। तो जैक मेरे मेन मेंटोर है एंड मेथिस इज़ द ऑप्शनल वन। सो जो रिव्यू पीरियड होती है ना भैया, वो हुँ, हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपने बोला कि मैंने बहुत पहले सबमिट कर दिया, अप्रैल 13 को सबमिट होना चाहिए और मैंने किया। क्योंकि ये जो रिव्यू पीरियड होती है ना, क्योंकि आपको आपके मेंटर से बहुत इंटरैक्ट करना होता है, इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर आपके मेंटर आपको नहीं समझ पाएँगे कि बच्चा क्या अप्रोच ले रहा है एंड द स्टूडेंट इज़ ही रियली इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, क्या वो गोल अकम्प्लिश कर पाएगा? ये आपके कम्युनिकेशन से मेंटर को पता चलती है। सो मेंटर्स होता है क्या, मेंटर्स बहुत सारे प्रपोज़ल में अपने रिव्यू नहीं देते हैं, बट बहुत सारे में देते हैं अगर वो इंटरेस्टेड लगते हैं, उनको लगता है कि प्रपोज़ल टू द पॉइंट है, उनको जो चाहिए वो एटलीस्ट उस उनकी जो लाइक गोल्स है, उसके अगर बच्चे 30% में मीट कर रहे हैं, तो वो रिव्यू देना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पीरियड था ना कि मेंटर से इंटरेक्शन मेरी हुई और प्लस लाइक मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन ने मेंशन करा था कि कोई प्रीवियस पीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने पीआर्स किए थे क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट समझना था। पुल रिक्वेस्ट से हेल्प होती बहुत ज़्यादा। तो मैंने पीआर किए थे, तो उधर से भी मेरे मेंटर का और मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। देन रिव्यू पीरियड में तो बहुत ज़्यादा हुआ, मैंने उनको बहुत एक तरह से परेशान करा रिव्यू पीरियड में एंड लाइक दिस गोज़ ऑन एंड दीज़ आर सम बेसिक फैक्टर्स आई गेस जो सिलेक्शन में हेल्प किया मैंने। तो मतलब तुमने कहा कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें उसके गिटहब पे ऑलरेडी उस रेपो में बहुत सारे पीआर्स तुम्हारे कमिट या मर्ज्ड होने चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? यस। ठीक है। नो भैया, इट्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी क्राइटेरिया बनाती है, मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये मेंशन करती है कि तुम्हारे ओपन सोर्स में कोई भी पुल रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि आप सेलेक्ट हो जाओ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पुल रिक्वेस्ट होने चाहिए। कुछ अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन कुछ टेस्ट रखती है, प्री टेस्ट कि आप प्रपोज़ल सबमिट करते हो उससे पहले एक टेस्ट होती है जो आपको क्वालीफाई करनी होती है। एंड देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइन कि उनको कुछ पुल रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होते, कोई टेस्ट नहीं चाहिए होते, आप बस प्रपोज़ल दो, उसकी हुँ। रिव्यू होगी एंड बेसिकली सेलेक्ट हो जाओ। प्रपोज़ल के बेस पे वो जज करते हैं कि तुमसे यस, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा किसी ने ऐसा प्रपोज़ल लिखा है तो ओके मतलब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो या वी कैन मेक प्रोग्रेस विद दिस गाय और दिस गर्ल इस तरीके से। यस भैया, यस भैया। सही है। चलो बढ़िया है। तो अभी ये बताओ कि जैसे जब ये लिस्ट आती है कंपनियों की और उनके प्रोजेक्ट्स की, तो उनके लिंक्स होते होंगे जहाँ पे डिटेल्स मेंशन्ड होती होगी प्रोजेक्ट्स की। तो उसी में क्राइटेरिया लिखा यस होता है भैया। क्या ये सब? कि क्या रिक्वायरमेंट है? हुँ, यस भैया। मैं स्क्रीन शेयर करूँ भैया? हाँ, हाँ, श्योर। ठीक है। सो मैं जीसॉक के पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाती हूँ। सो दिस इज़ इट लाइक आप जीसॉक की ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइमलाइन से इंटरैक्ट करो, कि आप टाइमलाइन देखो, यहाँ पे हर एक पीरियड के लिए टाइमलाइन इन लोगों ने अच्छे से क्लियर कर रखा है। फिर ऑर्गनाइजेशन में आप जाते हो, तो सपोज़ मैं अपनी ऑर्गनाइजेशन खोलती हूँ, अभी तो ऑर्गनाइजेशन सेलेक्टेड है सो इट विल हुँ, बी बिट डिफरेंट। करेक्ट। यस, बेसिकली आप जब आते हो तो यहाँ पे आपकी मेलिंग लिस्ट होती है। आप एक कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ जाकर के आप बात करते हो। आप लाइक बाकी पार्टिसिपेंट से भी इंटरैक्ट करते हो, अपने डाउट्स पूछते हो। मेंटर वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करते हैं एंड लाइक बेसिकली इंटरैक्ट करते हो आप प्रोजेक्ट को लेकर। देन आप प्रोजेक्ट समझना है आपको तो आप लाइक अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है सो इट्स अ बिट डिफरेंट बट हुँ, या हुँ, हुँ, बेसिकली आपको ओवरव्यू है कि आपके कित इस ऑर्गेनाइज़ेशन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तो करेक्ट। इस ऑर्गेनाइज़ेशन में अराउंड लाइक मेरे तो ये वाले प्रोजेक्ट है। माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट अ, पीटीएस डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन मुझे ऑटोमेट करना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीटली टीएस डॉक में शिफ्ट करनी है एंड देन लाइक आई हैव टू मेक थिंग्स ऑटोमेटिक हियर देन देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो हू गेट सेलेक्टेड तो आप इस वे में जाके ऑर्गेनाइज़ेशन के अ, ठीक है, अभी तो सिलेक्ट हो गए बच्चे तो नाम दिख रहे हैं। लेकिन अच्छा वो यस, एग्ज़ैक्टली हर प्रोजेक्ट के मेंटर्स लिखे हुए हैं और इनकी जो मेलिंग यस, लिस्ट थी वहाँ पे तुम इन लोगों से बात कर सकते हो। यस भैया, यस भैया। ठीक। सो सारे प्रोजेक्ट्स के अभी तो बिट डिफरेंट है। जब आप अनाउंस होती है, तो आपकी मेलिंग लिस्ट होती है, प्रोजेक्ट का एम होता है। देन आपके जो भी प्रायर कैटेग कंडीशंस है, आपको वो एक्सप्लेन कर दी जाती है कि आप प्रपोज़ल कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस प्रपोज़ल के लिए टेम्पलेट देती है, तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छा। मेंशन कर देंगे।
कि आपके प्रीवियस पीआर कंपल्सरी है या नहीं, या कोई टेस्ट है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्स क्या है, मेलिंग लिस्ट क्या है, आप सारे मेंटोर्स के नाम मेंशन होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से उन लोगों ने क्लासिफाई बट यहाँ करके पे तो दे टेम्पलेट रखा दिख नहीं होता है। रहा, यहाँ तो टेम्पलेट हाँ, नहीं दिख रहा बिकॉज़ मुझको। भैया ये रिजल्ट अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो पहले था यहाँ पे एक टेम्पलेट भी कि प्रपोज़ल इस टेम्पलेट में होना चाहिए। यस भैया, यस भैया। तो क्या हम कोई टेम्पलेट देख सकते हैं क्या? अगर तेरे पास है अभी कोई? हाँ भैया, मेरी टेम्पलेट है। यस भैया। लाइक मेरी अभी जीसॉक जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, बट वंस इट गेट्स कंप्लीटेड आई विल लाइक अपलोड माय प्रॉपर प्रपोजल ऑन माय गिटहब। सो फॉर श्योर, द टाइम बीइंग ये टेम्पलेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई टेम्पलेट नहीं दे रखा था, तो ये मैंने ठीक है, नॉर्मल गूगल डॉक की टेम्पलेट उठाई थी। सो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोजेक्ट लिखते हो, प्रोजेक्ट के एम अच्छे से लिखो। एंड हाँ भैया, आप देख रहे होगे कि मैंने वन लाइन में लिखा है, ऑटोमेटिंग कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम कोड। सो हुँ, आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है। अगर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर इसी को 4-5 लाइन में लिखते हैं, तो मेंटर पहले ही देखकर लाइक बहुत मेसी हो जाता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। इस वे में भी रोल प्ले होता है। देन आप ओवरव्यू लिखो, आपकी ओवरव्यू क्या है? गोल्स, यस, गोल्स क्या होता है भैया, जब आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस होती है, तो प्रोजेक्ट के गोल्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखे रहते हैं। तो मैंने जो गोल्स लिखा था, तो मैंने प्रोजेक्ट को बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व किया था और उनसे ही सारे पॉइंट्स उठाए थे कि उन्हें क्या-क्या चाहिए। उन्हें टीएस डॉक में कमेंट शिफ्ट करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेट करना है, फिर कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल को अपडेट करना है। सो एवरीथिंग आई मेंशन्ड इन 11 पॉइंट्स। देन मतलब तुमने माइलस्टोन। तुमने समझ लिया बेसिकली। मेरे को लग रहा है कि तुम्हें स्किल से ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मुझे वैल्यू प्रोवाइड यस करनी है। भैया, उनको ये चाहिए, यस उन्होंने भैया, क्लियरली, क्लीनली डिफाइन कर दिया है, तो मुझे वो पढ़ना चाहिए अच्छे से। उनका प्रोजेक्ट यस भैया। उन्होंने जो गोल्स लिखे हैं और उसको उसके हिसाब से मुझे कुछ ऐसा बताना है कि उनको पढ़ के कन्विंसिंग लगे कि यार हाँ यार, इसको हम ये काम दे सकते हैं। यस भैया। मेनली बच्चे क्या होते हैं ना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स वो इस चीज में स्टक रह जाते हैं। वो सोचते हैं पहले मैं कोड बेस समझ लेता हूँ, फिर अपने प्रोजेक्ट को समझूंगा, फिर प्रपोजल लिखूंगा। तो ये हुँ, बहुत टाइम खा जाता है। तो मैंने हुँ, कोड बेस ओवरव्यू बस लिया। मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन में ही कोड बेस का बस ओवरव्यू लिया। उसमें हुँ, कोड बेस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी, बट मैंने फोकस किया कि मेरे प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे हुँ, प्रोजेक्ट मेरे जो प्रोजेक्ट है पपीटियर, उसका एक एप्लीकेशन अलग है, बट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड था। तो मैंने सर्च करा डॉक्यूमेंटेशन में मैं हुँ, क्या डायनामिक कर सकती हूँ, क्या-क्या डिफरेंट आइडियाज़ है जो मैं प्रपोज़ कर सकती हूँ। वही हुँ, हुँ, मैंने इन 11 पॉइंट्स में प्रपोज़ करा था। देन ठीक देयर है। इज़ माइलस्टोन लाइक 10 वीक्स की कोडिंग पीरियड होती है। तो आपको हुँ, बताना होता है कि आप हर एक वीक में आप क्या-क्या करोगे। हुँ, हुँ, और जब आप ऐसे मेंशन करते हो तो चीज़ें वेल डिफाइंड होती है, तो हुँ, मेंटर को आइडिया रखता है कि आप उस हुँ, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ करेक्ट। देयर आर केसेस कि बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट को इस टाइम ड्यूरेशन में, सो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो आपको माइलस्टोन देना चाहिए। मतलब तुम्हें अपने आप देन को सेल करना है प्रपोज़ल में। तुम्हें दिखानी है कि हमें यस पता है तुम्हें क्या भैया, चाहिए और तुम्हें ये दिखाना यस है कि भैया, देखो हम कितने प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं। हर वीक में हम तुम्हें बता रहे हैं, ब्रेक हमने टास्क ब्रेक यस डाउन भैया, किया। मतलब काफ़ी सही चीज़ है, मैं यस समझ भैया। रहा हूँ क्या है ये। यस भैया। देन आप अपने थोड़े से बैकग्राउंड दे दो, टू द हुँ, पॉइंट दो, कुछ भी मत मेंशन करो, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें मेंशन करो। और हाँ, कोशिश करो कि आप अपने इसमें लिटरेचर में फ़ोकस मत करो, आप मेनली टेक्निकल होने की कोशिश करो। और हमेशा हुँ, मैं मेंशन कर रही हूँ, टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटर आके आपके प्रपोज़ल को पढ़ते हैं, वो लिटरली हुँ, लाइन बाय लाइन वो देखते हैं। तो मेनली अगर आपके आइडियाज़ बुलेट पॉइंट्स पे हो, तो वो काफ़ी हुँ, सही लगता है। And हुँ, then why, like I put the point why they should pick हुँ, me. I put some हुँ, like some I explained something about me. I am hardworking and enthusiastic. Any facts that I consider myself suitable, so I mentioned there. So this गॉट is इट। it. बहुत ही simple proposal लिखा था मैंने भैया। नहीं, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट कि कितना बड़ा या कितना वो है। मतलब एक क्लैरिटी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तुमने क्लीनली, शॉर्टली, बुलेटेड पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें मतलब Yes, मैंने तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे काम किया, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने खुद से समझी स सोची। बट मैं कॉलेज मेरा टाइम निकल गया था तब तक। तो ये लर्निंग्स तुम्हें अभी मिल रही है, काफ़ी सही है। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि तुम अभी से ये सारी चीज़ें सोच रही हो और व्हाय मी और ये सारे सवाल काफ़ी अच्छा है। मतलब तुम्हें आगे भी इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगी जब बिहेवियर वाले क्वेश्चन्स मिलते हैं। क्योंकि ये सारी छोटी चीज़ें हैं बट अगर तुम सोचोगी तो तुम अभी से जो बिहेवियर वाले क्वेश्चन्स होते हैं ना, बिकॉज़ यू आर डूइंग ओपन सोर्स yes, एंड यू हैव रिटन दिस प्रपोज़ल, वो सारे क्वालिटीज़ एंड इंस्टिंक्ट्स अभी से तुम में डेवलप होने चालू हो जाते हैं।
सो आई यस एम भैया। श्योर कि काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारा आगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो अब हमने प्रपोज़ल देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि यार बच्चों को ये समझना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो ये नहीं कि 10 हमारे पुल रिक्वेस्ट मर्ज्ड होने चाहिए तभी मिलेगा चांस, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रपोज़ल में तुम्हें सेल करना है अपने आप को। अगर तुमने 10 पीआर कर भी रखे हैं, मेंटर तुम्हें जानता भी है और तुम प्रपोज़ल में यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारा ध्यान तुम्हें यस भैया। प्रपोज़ल पे दिखाना है एंड जब ये सारा मतलब जब इसकी टाइमलाइन आ रही है पास में, उस टाइम पे यू हैव टू कम्युनिकेट प्रोएक्टिवली विद योर मेंटर्स एंड मेक श्योर कि अगर कुछ और तरीके से बेटर कर सकते हो, सो यू हैव टू शो दैट एंथुसियाज्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम यस भैया। 1-2 महीने या फिर 1 साल से लगे हुए हो जस्ट टू मेक दैट कनेक्शन। एंड टाइम पे इट्स लाइक व्हेनेवर द प्रोजेक्ट्स आर देयर, आई थिंक दैट्स इनफ गुड इनफ फॉर यू टू स्टार्ट लाइक वर्किंग हार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस भैया। एंड वन मोर थिंग भैया, लाइक रिव्यू पीरियड में अगर आपकी प्रपोजल कंप्लीट नहीं है बट आप रियली में क्यूरियस हैं एंड करना चाहते हो, तो आप इनकम्प्लीट प्रपोजल भी रिव्यू पीरियड में डाल सकते हो एंड लाइक टाइम टू टाइम ग्रेजुअली अप्रैल 13 तक आप कंप्लीट करो। बट यस, आप कोशिश करो, अगर मार्च 27 में बोल रखा है कि रिव्यू पीरियड स्टार्ट होती है, कोशिश करो कि आप उस पीरियड तक अपने प्रपोजल वहां सबमिट कर दो कि वो रिव्यू हो जाए। आधी प्रपोजल है फिर भी सबमिट करो, ये ठीक बहुत है, जरूरी होता है कि मेंटर आपकी प्रपोजल देखे। समझ गया, समझ गया। कूल तो यार काफ़ी सही था, काफ़ी हेल्पफुल था। इसके अलावा अगर डू यू हैव एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट व्हिच यू फील वुड बी हेल्पफुल? यस भैया, लाइक यस, वन थिंग इज दैट आप अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो वो अभी से क्या कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना आप स्टार्ट कर दो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ये इम्पोर्टेंट है, लाइक ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। जब आप आगे कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ओपन सोर्स से इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को आप समझ रहे होते हो विद इन अ टाइम फ्रेम, तो वो आपके स्किल को डेवलप करता है। सेकेंड थिंग कि हम कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्निकल स्टैक तो फिक्स करते हैं बट वी डोंट इवन नो कि दे आर सम प्रैक्टिकल टूल्स, एंड बच्चे भागते हैं, प्रैक्टिकल टूल्स को देख के भागते हैं, वो डर जाते हैं। सो आप प्रैक्टिकल टूल्स सीखते हैं जो एक्चुअली में इतने वास्ट, क्योंकि क्रोमियम एक बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट में अगर कुछ टूल्स अप्लाई हो रही है, आई गेट टू लर्न दैट, तो ये आपके लिए एक एड ऑन है, आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वो टूल्स यूज भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, आप कंटिन्यूअस गिट एंड गिटहब सीखते रहो। लाइक इट्स नॉट दैट वन डे वर्क, आप एक दिन बैठे वीडियो देखा, आपने बोला ओके मेरा गिट गिटहब हो गया, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में ओपन सोर्स कर रहे हो तो गिट एंड गिटहब इज कंपलसरी। आप ग्रेजुअली गिट एंड गिटअप करते रहो एंड लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस ही आप सारे कमांड से एक्वेंटेड हो जाओगे। एंड देन या कंट्रीब्यूट करो, अगर आपके पीआरस नहीं एक्सेप्ट हो रहे तो आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करो बट कंट्रीब्यूट करो, इट्स इंपॉर्टेंट। ट्राई करते रहोगे तो आपके पीआरस हो जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद समथिंग, लाइक आप इनफैक्ट अगर सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट, भैया सपोज this is my project and there every project has got one readme at least। अगर आप न्यू हो, आपकी कोई टेक्निकल स्टैक नहीं बिल्ड हुई है, तो आप सोच रहे कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ ओपन सोर्स में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर कोई ग्रामेटिकल एरर भी फाइंड करते हो ना, आप एक इशू रेज कर दो कि हाँ यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है एंड यू वांट टू फिक्स दैट, वो इशू आप ले लो और आप फिक्स कर दो, आप हो गए कंट्रीब्यूटर इस प्रोजेक्ट के। एंड ग्रेजुअली आप आगे के फीचर्स ऐड करो, फिर आप धीरे धीरे ट्रू, समझ जाओगे, एक इन्वायरमेंट पता चलेगा कि हाँ ये करेक्ट, काम कैसे करता है। एंड इट्स इजी, ये डिफिकल्ट बाहर से दिखता है बट अंदर से वही, बहुत नॉर्मल होता है, जैसा हम लोग करेक्ट। बाकी नहीं चीजें और करते काफ़ी हैं। वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं चीज़ें, जैसे अगर तुम इसमें नीचे यस, स्क्रॉल करो, तो गेटिंग स्टार्टेड है। यस मैम, गेटिंग स्टार्टेड में दिखा रहा है कि कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर मतलब यस भैया, गिटहब में जो रीड एम्प्टी फाइल्स होते हैं, रीडमी फाइल्स होते हैं, काफ़ी सही मतलब आई थिंक काफ़ी वेल ऑर्गनाइज्ड होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यस स्पेशली भैया, जो जिसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो तो वेरी वेल मेंटेन्ड रहते ही हैं ओपन सोर्स में। तो यस डेफिनेटली यार भैया, अगर मतलब बच्चे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी गिटहब रेपो पे जा रहे हो, डेफिनेटली रीडमी में तुम देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर तुम इसी में ऊपर जाओगे तो इश्यूज़ टैब भी होगा, उसमें जाओ एक बार। यस भैया। तो अगर इश्यूज टैब मतलब एंड वन बच्चे मोर थिंग, देयर इज contributing.md। ये कंट्रीब्यूट, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये इससे आपको प्रोजेक्ट समझने में हेल्प होगा कि प्रोजेक्ट के कौन से फाइल्स में कौन सा कोड लिखा हुआ है, सो आप contributing.md से देख सकते हैं। या कमिंग टू दिस इशू, सो तो या मैं GitHub इसमें has कह रहा था already कि provided। इसमें ऑलरेडी लेबल्स भी होते हैं कि ईज़ी या यस फिर गुड भैया, फॉर बिगिनर्स।
तो बिगनर लोगों के हिसाब से आई थिंक वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि तुम यहाँ से उठा सकते हो समथिंग व्हिच इज वेरी इजी। Yes, good first issue, bhaiya. एग्जैक्टली। There are some good first issue which beginners can also fix. And in fact, bhaiya, it's not mandatory कि already issue है, आप उन्हीं issue में जाकर आप अपना contribute कर सकते हो। आप in fact आपको लगता है कि कुछ नई issue raise कर सकते हो, तो आप in fact you can start your own issue with you can definitely start your own issue and you can even fix some bugs. You can add the features obviously, and there are ये भी other सही advanced. स्ट्रेटेजी है कि Yes, अगर तुम्हें कोई इशू दिख रहा है तो तुम खुद से भी ओपन करके उसको सॉल्व कर सकते हो, विच इज ऑल्सो वेरी लाइक yes, काफी सही है वो वैल्यू जनरेट करना। yes, भैया। तो मैं अपने कमिट्स दिखाती हूँ कि लाइक अभी तो मैं कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में हूँ, बट कोडिंग पीरियड मेरी 7 जून से स्टार्ट होगी, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है कंट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्ट थी प्रोजेक्ट में, तो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर रखा है। सो आई विल बी शोइंग माय कमिट्स to my project. Yeah, there are 5 commits that has been merged to the project. These are the commits. And yeah, me and my mentor Jack, we even talk frequently on GitHub too. We talk everywhere. Like there are, after you get selected, you will be provided some chatting platform where you will be interacting. Plus, there might be some कुछ mentors video session भी रखते हैं daily, like week ओके। working days में. तो ओके। आप वहाँ पे interact करते हो. And these are my commits till now, and there are more to come. राइट, सही है। तो सही चल रहा है यार, 5 कमेंट भी तुम्हारे जा चुके हैं। इट्स मर्ज राइट। Yes, yes, सही है, भैया। काफी सही है। तो वही था यार, मुझे यही सारी चीजें दिखानी थी क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मतलब सही बताऊं मेरे एक्सपीरियंस में आई वांटेड समथिंग लाइक दिस कि कोई हो जिससे मैं ऐसे पूछ सकूं, बात कर सकूं कि कैसे करना है, क्या होता है। एक वो नहीं होता कि जैसे अगर तुम्हें कोई चीज करनी है एक बार पता चल जाए, कोई मतलब दिखा दे अच्छा क्या क्या होता है उसमें, अच्छा गिटहब पे इश्यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, रीडमी अच्छा कौन सी रीडमी क्या देखना है। तो एक बार बस वो कोई दिखा दे वीडियो में तो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होता है, और एग्जैक्टली वही कर रहे थे हम। तो मुझे लग रहा है कि Yes, हाँ भैया। काफी सारे बच्चे जो एकदम सिर्फ सुनते थे अच्छा जीसॉ कुछ है, जीसॉ कुछ है, या ओपन सोर्स, बेसिकली ओपन सोर्स कोई चीज है तो वो यही है कि लाइक यू हैव रिपोजिटरीज, यू हैव बंच ऑफ पीपल, जैसे इसमें तुम देखो 2170 कमिट्स, और दैट इज व्हाई गिट एंड Yes, गिटहब इज भैया। इंपॉर्टेंट। अगर 2170 कमिट्स है इसका मतलब तुम समझ रहे हो कितनी फाइल्स होंगी इसमें। अगर तुम गिट यूज नहीं करोगे तो तुम्हारे पास बस फाइल्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ फाइलों के नाम से तुम नहीं पता कर सकते कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड हुआ है या फिर लास्ट 5-10 दिनों में क्या काम हुआ है। तो गिट हिस्ट्री जब देखोगे, लास्ट 10 कमिट जब देखोगे, हर कमिट में कुछ मैसेज होगा, वैसे ही तुम समझ पाओगे। किसी फाइल की अगर तुम्हें हिस्ट्री देखनी है तो वो गिट से ही देख सकते हो, और कोई तरीका है नहीं अभी। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। भैया। गिट एंड गिटहब सीखना इज लाइक नॉट ओनली इन ओपन सोर्स, बट तुम आगे कंपनियों में भी जाओगे तो यार ऐसे ही तो समझोगे, ऐसे ही सीखोगे कि कैसे काम करना है, क्या है इस फाइल में, क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो काफी यूजफुल होता है उस तरीके से भी गिट हिस्ट्री को समझना और देखना। तो सही कह रही हो तुम, Yes, जैसे कह रही हो तस्नीम की वीडियो देख के सिर्फ कुछ नहीं होगा, लाइक लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट। इनफैक्ट अगर तुम अभी मेरी भी एक रेपोजिटरी चल रही है, मैं अभी एक कोड रिव्यू का भी तुम्हें दिखा देता हूँ बच्चों को, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। हाँ, तो जैसे मैंने एक अभी मॉडर्न सीपीपी ट्रिक्स की एक गिटहब रेपो स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं अब जैसे देखो कोई भी आएगा रीडमी से तुम्हें सब दिख जाएगा इसमें क्या है, कि इसमें मतलब मैंने यहाँ पे जो मॉडर्न सी प्लस प्लस के थिंग्स हैं जो कोडिंग इंटरव्यूज में यूजफुल होते हैं वो यहाँ पे रखे थे। तो अब इसमें देखो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मैं उसकी उसने पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी संजीव ने। अब उसने एक बार रेज कर दी तो मैंने देख लिया कि अच्छा वो क्या चेंज करना चाह रहा है। उसने यहाँ पे कमिट मैसेज में बता दिया कि मैं जेनरिक आईओ टेम्पलेट ऐड कर रहा हूँ जो कोडिंग कॉन्टेस्ट में काफी यूजफुल होंगे। मैं देख सकता हूँ कि उसने क्या चेंज किया है, उसने ये सारे चेंजेस किए हैं। मेरे को कुछ कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ कमेंट करना है मैं कमेंट कर सकता हूँ, फिर वो उस पर रिप्लाई बैक कर सकता है। तो इस तरीके से हम yes, बात कर सकते हैं। दिस इज हाउ कोड रिव्यू सेशंस आल्सो वर्क। और मेरे को लग रहा है कि नहीं यार इस तरीके से कर ले, उस तरीके से कर ले, सो आई कैन टॉक विद हिम एंड ही विल बी डूइंग दैट। So basically this is what open source is. You have bunch of people who are maintaining the repository and you have bunch of developers who want to make it better, and this is how the code review layering is happening, ताकि तुम कुछ कोई भी कुछ भी मर्ज नहीं कर दे। एकदम स्ट्रक्चर्ड कोड जाना चाहिए प्रोडक्शन में, राइट? तो तुम वही चीज मर्ज yes, करते हो जो आफ्टर इट गोज थ्रू द कोड रिव्यू थिंग्स। तो यही ऑफिस में भी ये होता है। अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर की कोई जॉब देखोगे तो उसमें भी यही सब होगा। एंड अगर तुम कॉलेज में बेसिकली क्या है कि कॉलेज में ओपन सोर्स के लिए तुम्हें कोई वो नहीं चाहिए कि कोई तुम्हें हायर करे
या फिर तुम इंटरव्यू दो, उसके बाद तुम कोड करना शुरू करो। कोड सब कुछ ओपन पब्लिक में पड़ा हुआ है। तो पावर समझ रहे हो, अगर 4 साल तुम्हारे पास है कॉलेज में, तुम क्या-क्या कर सकते हो। तो इसलिए मेरे को ओपन सोर्स, मतलब मेरे को तो कॉलेज में सही बताऊँ इतना नहीं पता था। तो आई एम रियली हैप्पी टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज़ आई नो कि यार बहुत सारे बच्चे आज इसके बाद समझेंगे कि क्या होता है ये। बिकॉज़ ये मेरे को वीडियो सही में बनाना था। एंड थैंक्स तस्नीम फॉर लाइक एक गूगल समर ऑफ कोड जिसने क्लियर कर रखा है, उसके थ्रू ये मैंने मैसेज दिया है हमने एक साथ में, तो आई एम रियली हैप्पी। Yeah, sure, Bhaiya. So let me give like some quick links to, sorry, quick view of some of the open source organizations that you can go and start your journey. Is OpenWisp. You can see there are multiple projects over here. So, and Fossacia, they also have like, they come up with this much of project in GSOC. Fossacia is an organization which I have seen frequently in GSOC. And then there is a Score Lab, JBoss is there, and obviously Puppeteer is there. You can go and definitely start committing to um, contributing to it. So this is it. You can start from here. And yeah, one more thing, like GSOC तो अब 2021 GSOC के selection तो हो गए. So अब अगर किसी स्टूडेंट को और भी प्रोग्राम्स में सेलेक्ट होना है, so they can go for, apart from GSOC, they can go for some some programs like MLH, Hacktoberfest. Then there is Girl Script Summer of Code, Outreachy Internship, Rails Girl Summer of Code, Code Hit. So these are also really good programs too for open source contribution and its promotion and everything. You can go and participate. डेफिनेटली, Definitely. मतलब वही And जीसॉक हो गया तो ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई, और भी बहुत सारे ओपन सोर्स yes, प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे yes, मतलब बेसिकली है ओपन सोर्स तो वैसे भी कर सकते हो, बट इन प्रोग्राम्स के थ्रू एक थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाता है कि यू गेट yes, समथिंग बैक इन रिटर्न। तो डेफिनेटली yes, चेक दीज आउट, हम डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल देंगे। yes, Bhaiya. Everything is done. Yeah. One thing that one advice from my side to my fellow juniors and everyone who are listening, like आप जब फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तो ये होता है कि जब आप आईआईटी एनआईटी या किसी अच्छे सो कैंपस कॉलेज जाते हो तो आपको कैंपस में इंटरेस्ट होता है, आप घूमते हो और कॉलेज एक्सप्लोर करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट या अपने फर्स्ट ईयर के टाइम को यूटिलाइज करो। स्टूडेंट्स मेनली कंफ्यूज होते हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव या डीएसए करना चाहिए या वेब डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मैंने क्या करा था, मैंने डीएसए भी कर रहा है और मैंने डेवलपमेंट को ग्रेजुअल प्रोसेस रखा है। को शुरुआत में कुछ अनपेड इंटर्नशिप मिलती है अगर अपने फर्स्ट ईयर में होते हो, सेकंड ईयर के पहले सेमेस्टर में होते हो, तो आप डेफिनेटली उस तरह के इंटर्नशिप्स को लो। क्योंकि अगर आप सपोज एक आप सीख रहे हो और रिएक्ट सीख रहे हो, आप अगर रिएक्ट 6 मंथ्स में सीखते हो, बट अगर किसी रिएक्ट पे किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हो, इंटर्नशिप कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली आप 2 मंथ्स में क्लियर हो जाते हो अलोंग विथ योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो इस तरह के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को आप देखते रहो एंड अपने टेक्निकल स्टैक को एक कंप्लीट एंड सॉलिड करो। पहले टेक स्टैक डिसाइड करो एंड उस पे वर्क करते रहो, एंड ऑन द वे आप बहुत सारे टूल सीखोगे। एंड गिट एंड गिटहब डेफिनेटली वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस, वो आप करते रहो। एंड डीएसए भी अपने उसमें भी स्ट्रांग रखो। आप रचित भैया के वीडियोस देख सकते हो, दे आर बेसिकली रियली गुड एंड हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई टाइम। तो दिस इज, एंड कम्युनिकेशन अच्छी रखो, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, टीम वर्क सीखो, टीम फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटाइज करो कि टीम आप स्किल बेसिस पे बनाते हो, इमोशनल होकर नहीं बनाते हो। अच्छे अच्छे लोगों को टीम में लो, उनसे सीखो, आप उनको सिखाओ, इस वे में डेवलप करो। सो दिस इज सही इट है। भैया। चलो यार तस्नीम, बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, काफी मजा आया तुमसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर, यू भैया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इसी के साथ ये सेशन क्लोज करते हैं, एंड एवरीवन बाय बाय, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।